साल 2021 में फ्रैंक हर्बर्ट के लिखे हुए मशहूर नॉवेल्स पर ड्यून नाम की पहली फिल्म रिलीज की गई, जिसे सफलता मिली। और इसी साल उसी फिल्म का दूसरा भाग यानी द ड्यून पार्ट 2 को रिलीज किया गया। वैसे कहने को तो द ड्यून की कहानी फिक्शनल जरूर है, मगर ये मानव इतिहास, उनकी फितरत, संस्कृति, राजनीतिक, धर्म, सत्ता जैसी अहम बातों को काफी अच्छे से दर्शाती है। कहानी आज से हजारों साल बाद की है, जहां इंसान पृथ्वी से कई आगे निकल चुके हैं, ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रहों पर आबाद है। इन हजारों सालों में अनगिनत युद्ध भी हुए। सूझबूझ के मामले में इंसान अब काफी विकसित हो चुका है, विज्ञान और तकनीकी दुनिया में भी काफी आगे तक जा चुका है। पर चाहे इंसान कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ले, पर अपनी लालच को कभी खत्म नहीं कर सकते। वो हमेशा राज करना चाहते हैं। ऐसे ही द ड्यून की कहानी में ताकतवर कमजोरों पर राज करते हैं। कोरेनो वंश का शद्दाम चौथा इस ब्रह्मांड का सम्राट था, सबसे शक्तिशाली परिवार। और इनके बाद द ग्रेट हाउसेस यानी परम वंश थे, ऐसे शक्तिशाली और दौलतमंद परिवार जो अपने हिसाब से अलग अलग ग्रहों पर राज करते थे। द ड्यून की कहानी बहुत बड़ी और पेचीदा है। हालांकि इस पर पहले भी फिल्में बन चुकी है, मगर हाल ही में आई इन फिल्मों ने इन कहानियों को काफी खूबसूरती के साथ दिखाया। क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ फिल्म की कहानी बताने वाले हैं, तो कुछ दिन बाद ड्यून की कहानी से जुड़े बहुत सी जानकारी हम अपने चैनल पर पब्लिश कर देंगे। जैसे अराकस ग्रह का पूरा इतिहास, इन 10,000 सालों में कितने युद्ध हुए, ड्यून की कहानी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों नहीं है, बेने जेजरेट कौन है और इन लोगों को ये शक्तियां कैसी मिली, इन परम वंशों की शुरुआत कैसे हुई, और ऐसी बहुत सी बातें जो इस कहानी को और भी खुलकर सामने ले आएगी। इस कहानी के पहले भाग में द हाउस ऑफ अट्रीडीज को अराकस पर भेजा गया। अराकस ग्रह इस कहानी का सबसे अहम ग्रह है। वहां पाया जाता है मेलांज नाम का एक स्पाइस, ऐसा पदार्थ जिसे इंटरस्टेलर स्पेस यात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। आसान शब्दों में ये खास तरह का पदार्थ है जो अंतरिक्ष यान में फ्यूल की तरह काम करता है। समस्या ये है कि ये मेलांज नामी स्पाइस सिर्फ अराकस ग्रह पर ही पाया जाता है। अराकस में रहने वाले लोग फ्रीमेन कहलाते हैं, जो बाहरी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते और अराकस पर सबसे बड़े जीव भी है, जिन्हें फ्रीमेन अपने भाषा में शाही हुलूद कहते हैं, मगर असल में ये बड़े बड़े कीड़े हैं जो रेत में रहते हैं। अगर आप इस कहानी का पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्म की कहानी शुरू होती है सम्राट की बेटी एरोलिन की आवाज से। वो कहती है कि ये साल है 10,191। अराकस के जंग ने सबको झंझोड़ के रख दिया। हारकुनेन ने रातों रात बिना चेतावनी दिए और बिना जंग का ऐलान किए अट्रीडीज पर हमला किया, सभी को मार दिया। उस रात के बाद मेरे पिता पहले जैसे नहीं रहे और ना ही मैं। उनकी ये खामोशी मेरे बर्दाश्त से बाहर है। वो ड्यूक अट्रीडीज को अपना बेटा मानते थे, मगर मेरे पिता को सत्ता की लत लगी है। और ये पहली बार नहीं कि हारकुनेन ने मेरे पिता के घिनौने काम किए। अराकस के अंधेरों में कई राज दफन है, मगर इनमें से जो सबसे भयानक है वो है अट्रीडीज वंश का अंत। और यहाँ हम जान पाते हैं कि असल में अट्रीडीज को खत्म करने के पीछे खुद सम्राट का हाथ था। हारकुनेन ने तो बस वो अंजाम दिया। सम्राट को डर था कि कहीं अट्रीडीज इतने शक्तिशाली ना बन जाए कि मेरा ही तख्त छीन ले। सबको यही लग रहा था कि अट्रीडीज का वंश खत्म हो चुका है, मगर डंकन की मदद से लेडी जेसिका और उसका बेटा पॉल अट्रीडीज उस हमले से बच निकले और उन्हें फ्रीमेन ने पनाह दी। फ्रीमेन के यहाँ एक भविष्यवाणी थी कि एक दिन किसी और दुनिया से उनका मसीहा आएगा, जिसे वो लिसन अल गईब कहते हैं, और वो मसीहा फ्रीमेन लोगों को अराकस लौटाएगा, अराकस को हरा भरा स्वर्ग जैसा बना देगा और बाहरी दुनिया से अराकस पर जितने भी लोग आए थे उन्हें वो वापस भेज देगा। ये भविष्यवाणी काफी सदियों से इनके बीच सुनाई जाती, मगर आज तक वो मसीहा आया नहीं। अब यहाँ अट्रीडीज पर हमला हुआ और पॉल बच गया। फ्रीमेन में से कुछ ये मानने लगे कि शायद उस मसीहा यानी लिसन अल गईब के आने के संकेत नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा विश्वास स्टिलगार नामी फ्रीमेन का था, जो कि कुछ योद्धाओं का लीडर भी था। जेसिका और पॉल को यहाँ इन फ्रीमेन के साथ रहते काफी समय हो चुका है। पॉल में कुछ शक्तियां भी थी, भविष्य देखने की शक्ति। तो उसने बहुत पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि एक दिन वो अराकस के लोगों के लिए लड़ेगा, इनकी अगुवाई करेगा। लेडी जेसिका असल में बेनी जेजरेट में से थी। कुछ लोग इन्हें जादूगरनियां भी मानते थे, इनके पास कुछ विशेष शक्तियां होती और वो सब जेसिका ने पॉल को भी सिखा दिया था। अब हम देखते हैं कि पॉल और जेसिका फ्रीमेन के साथ है। हारकुनेन ने अराकस पर काबू पा लिया है, मगर वो उत्तर में बार बार अपने सैनिक भेजते ताकि बागी फ्रीमेन को खत्म कर दे, क्योंकि ये फ्रीमेन हमेशा इनके बड़े बड़े मशीनों पर हमला करते। वो मशीनें जो स्पाइस को इकट्ठा कर दी। एक हमले का सीन हमें दिखाया जाता है
जहां हारकुनेन के सैनिक आसपास फ्रीमैन को ढूंढने और मारने के लिए आए थे। स्टिलगार, उसके सैनिक और इनके साथ पॉल और जेसिका भी थे। हमले को नाकाम बना दिया जाता है क्योंकि अराकस के रेगिस्तान में फ्रीमैन सबसे ज्यादा तेज होते हैं। एक सैनिक पॉल पर भी हमला करता है मगर पॉल उसे मार देता है, और जब दूर से एक और सैनिक पॉल पर गोली चलाने वाला था तो जेसिका ने वो पहले ही देख लिया, इसलिए एक पत्थर से वो उस सैनिक का सर कुचल देती है। इन दिनों लेडी जेसिका प्रेग्नेंट भी है। इन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, इसलिए जेसिका जानती थी कि ये एक लड़की है, इसलिए पॉल को भी हर समय अपनी बहन की फिक्र रहती थी। हारकुनेन सैनिकों को मारने के बाद ये फ्रीमैन उनके शरीर से पानी को निकाल देते एक छोटे मशीन से। स्टिलगार कहता है कि इनके शरीर का पानी काफी जहरीला होता है मगर ये कूलिंग सिस्टम में काम जरूर आता है। अगर आप इस कहानी का पहला पार्ट देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि अराकस एक गर्म ग्रह है और यहाँ पानी की बहुत कमी है, इसलिए ये लोग एक खास तरह का सूट पहनते हैं जो इनके शरीर से निकलने वाले पानी, खासकर पसीने और यूरिन को दोबारा से फिल्टर करता है ताकि ये इसे इस्तेमाल करे। तो दुश्मन को मारने के बाद भी ये यही करते हैं, उनके शरीर से सारे पानी को निकाल देते हैं। अराकस पर पानी सबसे अनमोल है। लाशों से पानी निकालने के बाद ये उसे वहां के रेगिस्तान में रख देते हैं और शाही हुलूद यानी उस विशाल कीड़े को बुलाते हैं जो हारकुनेन की लाशें निगल लेता है। अब अराकस के उत्तरी राजधानी अराकीन में दिखाया जाता है जहां हारकुनेन रब्बान यानी बैरन का भतीजा गुस्से में था क्योंकि मेलांज नामी स्पाइस की पैदावार में रुकावट आ रही थी। बार बार दक्षिण में फ्रीमैन के हमले हो रहे थे और जब उसका एक आदमी सेना को वापस बुलाने की सलाह देता है तो रब्बान उसे ही मारने लगा। वो खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहता था। वहां दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टिलगार और बाकी फ्रीमैन जेसिका और पॉल को अपने खुफिया शहर में ले आते हैं। ये पत्थरों को तराश कर बनाया गया था। यहाँ बहुत से फ्रीमैन थे जो पॉल और जेसिका के आने पर एतराज कर रहे थे। हाँ, कुछ ऐसे भी थे जिन्हें पॉल लिसन अल गहीब यानी वो मसीहा लगता था। यहाँ के जो बुजुर्ग थे वो स्टिलगार से पूछते हैं कि तुम्हें क्यों लगता है वही वो मसीहा है। स्टिलगार जवाब देता है कि मुझे संकेत मिले हैं। वो लोग स्टिलगार का मजाक भी उड़ाते हैं। इसके बाद उनका वो साथी जो पॉल से लड़ते हुए मरा था उसका अंतिम संस्कार होता है। उसके शरीर से पानी को निकालकर वहां के एक तालाब में बहा दिया जाता है। इससे अंदाजा लगता है कि इन लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी है। स्टिलगार जेसिका से बात करता है और कहता है कि हमारे पास बहुत पानी है, हम प्यास से मर जाएंगे मगर इस तालाब का पानी कभी नहीं पिएंगे क्योंकि ये पवित्र है। भविष्यवाणी के हिसाब से जब अराकस फिर से हरा भरा हो जाएगा तब यहाँ ऐसे ही तालाब और नदियां बहेंगी और तुम चूंकि बेने जेज़रेट हो तो तुम मेरी बातों को अच्छी तरह समझ पाओगी। भविष्यवाणी के हिसाब से लिसन अल गहीब की माँ आदरणीय गुरु माँ होगी और चूंकि हमारी गुरु माँ मर रही है इसलिए तुम्हें उनकी जगह लेनी होगी। ये सुनकर जेसिका पूछती है कि अगर मैं इनकार करूं तो स्टिलगार कहता है कि फिर तुम्हारे अस्तित्व के कोई मायने नहीं, हम तुम्हारे शरीर का पानी भी इस तालाब में बहा देंगे। अब लेडी जेसिका को मौत और गुरु माँ बनने में से किसी एक को चुनना था। यकीनन वो मौत को तो नहीं चुन सकती थी मगर गुरु माँ बनना भी आसान नहीं था क्योंकि उसे शाहे हुलूद का खून पीना होगा जो नीले रंग का होता है और जहर जैसा। या तो वो मर जाएगी या उसका पुनर्जन्म होगा। तो अगले दिन ये रस्म भी की जाती है। खून पिलाने के बाद उन औरतों को पता चला कि जेसिका प्रेग्नेंट है मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जेसिका उस जहर को बर्दाश्त कर लेती है। हालांकि कुछ लोग थे जैसे कि चानी, उसे यहाँ के धार्मिक बातों पर कोई विश्वास नहीं था। वो स्टिलगार पर गुस्सा करती है कि तुम अंधविश्वासी हो और इन लोगों को मार दोगे मगर जेसिका उस तकलीफ से गुजर जाती है और होश में आती है। पॉल पूछता है कि चोटी कैसी है यानी उसकी बहन। जेसिका बताती है कि वो कुछ समय के लिए डर गई थी मगर अब ठीक है। वो मुझसे बात करती है और वो जहर पीने के बाद मेरी आंखों पर से पर्दा हटा। अब मैं सच जानती हूँ तुम्हें भी वो पीना चाहिए पॉल, तुम सब समझ जाओगे। मगर आज तक कोई भी मर्द उस जहर को पीने के बाद जिंदा नहीं रहा, सिर्फ औरतें बच जाती है। पॉल अपनी माँ में बदलाव महसूस करने लगा था। पॉल चूंकि फ्रीमैन के तौर तरीके सीखना चाहता था और उसे एक मसीहा भी माना जा रहा था तो अक्सर उसे चुनौतियों पर एक काम दिए जाते ताकि वो रेगिस्तान को समझ जाए जैसे कि यहाँ के लोग समझते हैं। अगर यहाँ रेगिस्तान में चलना है तो एक खास ताल पर चलना होगा ताकि वो विशाल कीड़े बाहर ना निकले। चानी और पॉल के बीच प्यार बढ़ने लगा इसलिए वो पॉल को काफी कुछ सिखा देती है। जेसिका ज्यादातर समय अपनी अजन्मी बच्ची से ही बातें किया करती थी जो उसे कहती है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो सबको यकीन दिलाना होगा कि पॉल ही वो मसीहा है और जो लोग इस भविष्यवाणी को नहीं मानते वो उन्हीं से शुरुआत करेगी। कुछ महीने बाद जब इस इलाके में स्पाइस इकट्ठा करने की मशीनें भेजी गई तो फ्रीमैन, जिनमें पॉल भी शामिल था, वो हमला करते हैं और उन मशीनों को नष्ट कर देते हैं। ये हमला काफी कामयाब रहा। रात को ये जश्न मनाते हैं और उस रात स्टिलगार पॉल को एक जंगी नाम भी देता है, उसूल। और वो पॉल से पूछते हैं
कि तुम्हें अपना एक खुफिया नाम भी रखना होगा, तो वो मुअद्दिब को चुनता है। असल में मुअद्दिब अराकस पर पाए जाने वाले एक चूहे को कहते हैं जो अपना पानी खुद बनाता है और अपना रास्ता भी। तो अब पॉल अराकस में मुअद्दिब के नाम से मशहूर होने लगा। वो विशाल कीड़े जिसे अराकस वाले शाह हुलूद कहते, बाहरी लोगों के लिए वो बहुत खतरनाक थे, मगर फ्रीमैन के लिए नहीं। वो उन्हें काबू करना जानते थे, बल्कि वो उनकी सवारी भी करते थे काफी आसानी से। इन कीड़ों के शरीर में खास जगह होती है, वही से इन्हें काबू किया जाता। असल में यही न फ्रीमैन की सवारी भी। एक दिन स्टिलगार उस शाही हुलूद की सवारी कर रहा था। पॉल दूर एक टेले पर बैठा उसे देख रहा था। तब चानी उसके पास आकर बैठ जाती है। पॉल पूछता है कि क्या स्टिलगार मुझे इनकी सवारी करना सिखाएगा, तो वो मजाक में जवाब देती है कि शायद नहीं। पॉल उसे अपने ग्रह के बारे में बताता है कि वहाँ बड़े बड़े समंदर है। चानी को यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि उसने कभी समंदर देखा ही नहीं, बल्कि उसने तो कभी बारिश भी नहीं देखी थी क्योंकि अराकस पर बारिश नहीं होती। पॉल कहता है कि अब मैं भी तो एक फ्रीमैन बनने वाला हूँ ना। चानी कहती है कि बस नाम से, खून से नहीं। तुम्हारा जन्म हुआ राजाओं और परम वंशों के बीच, मगर यहाँ अराकस पर हम एक है। जो भी करते हैं सबके फायदे के लिए, मर्द और औरत एक है। तब पॉल कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं भी एक हो जाए। तो चानी कहती है कि शायद तुम फ्रीमैन बन सकते हो पॉल, मैं मदद कर सकती हूँ। खैर दोनों के बीच प्यार बढ़ रहा था। आने वाले दिनों में पॉल फ्रीमैन के साथ मिलकर कई हार्वेस्टर मशीनें नष्ट कर देता है। वहाँ बैरन गुस्से से पागल हो रहा था क्योंकि स्पाइस की पैदावार अभी भी पूरी नहीं थी। वो रबान को एक आखिरी चेतावनी देता है कि अगर स्पाइस की पैदावार पूरी नहीं की तो सम्राट की पकड़ हम पर मजबूत हो जाएगी। तुम्हें साफ आदेश दिए गए थे। वही पॉल को फिर से एक सपना आया जिसमें वो लाखों लोगों की मौत देखता है जो भूख से मर रहे थे। उसके सपने सच हो जाते, इसलिए अब उसे डर सताने लगा कि कहीं उसकी वजह से ये सब सच ना हो जाए। इस सपने के बारे में उसने अपनी माँ को अभी तक नहीं बताया था। अब वो ज्यादातर एक मंदिर में समय बिताती क्योंकि वो फ्रीमैन की गुरु माँ बन गई थी। उसके चेहरे पर कुछ प्राचीन शब्द भी लिखे गए थे। वो दिन भी आ जाता है जब स्टिलगार पॉल को शाही हुलूद की सवारी करना सिखाता है। उस कीड़े को बुलाने से पहले स्टिलगार पॉल से कहता है कि ज्यादा दिखावे की जरूरत नहीं, अपना संतुलन बनाए रखो। अगर तुम उसकी सवारी ना भी कर पाए तब भी तुम वो मसीहा ही रहोगे। तुमने बहुत कुछ साबित किया है। उस दिन पॉल सबसे विशाल कीड़ी की सवारी करता है जो आज तक कोई नहीं कर पाया, कोई फ्रीमैन भी नहीं। खैर उसे कुछ मुश्किलें तो आई मगर वो इसमें सफल रहा। ये बात सभी फ्रीमैन को पता चली तो वो इसे भी एक संकेत मानने लगे। सबसे ज्यादा खुशी जेसिका को दी क्योंकि वो पूरे अराकस पर इस बात को फैलाना चाहती थी कि पॉल ही वो मसीहा है। वैसे सभी उसे मुअद्दिब के नाम से जानते थे। उत्तर में अब हर कोई पॉल को ही मसीहा मानने लगा था। लेडी जेसिका जो अपनी अजन्मी बच्ची से बात करती है, कहती है कि उत्तर में हमारा काम पूरा हुआ, अब हम दक्षिण जाएंगे क्योंकि वहाँ कट्टरपंथी है। हमें उन्हें यकीन दिलाना है कि पॉल ही लिसन अल गईब है। पॉल को अपनी माँ का ये बर्ताव पसंद नहीं था। वो झूठी कहानियां फैला रही थी और लोगों को गुमराह कर रही थी क्योंकि हो सकता है पॉल वो मसीहा ना हो और आज तक जो भी हुआ वो इत्तेफाक भी तो हो सकता है। लेडी जेसिका को लिए कुछ फ्रीमैन दक्षिण में चले जाते हैं मगर पॉल नहीं जाता क्योंकि उसके सपने के हिसाब से अगर वो गया तो वहाँ लाखों लोग मारे जाएंगे। कुछ दिन बाद जब फ्रीमैन के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और मुअद्दिब जैसे मसीहा ने हारकुनेन के नाक में दम करके रखा था तो गुस्से में आकर रबान अपने कुछ सैनिकों के साथ एक पहाड़ी पर हमला करने के लिए जाता है। मगर पॉल और स्टिलगार ने पहले ही वहां जाल बिछाया था जिसमें वो बुरी तरह फंसे, मगर रबान एक बुज़दिल था इसलिए वो हमेशा बच के निकल जाता। इस मसीहा की खबर अब हर ग्रह पर पहुंच गई थी, यहाँ तक कि सम्राट के महल तक भी। शहजादी एरोलिन अपने पिता से इस बारे में बात करती है कि अगर हमें अराकस पर अपनी पकड़ बनाए रखनी है तो धर्म को दबाना नहीं चाहिए, ना ही इस मसीहा को मारना क्योंकि इससे वो अमर हो जाते हैं। बेने जेसेरेट की मुखिया हेलन से बात करते समय हम जान पाते हैं कि असल में ये धार्मिक भविष्यवाणियां बेने जेसेरेट का ही काम है। ये लोगों को एक झूठी उम्मीद देते हैं ताकि वो इनके काबू में रहे। असल में ये साम्राज्य का संतुलन बनाए रखने में लगे हैं, मगर अब वो सब सच हो रहा है। एरोलिन को शक होने लगा कि कहीं पॉल जिंदा हुआ तो हेलेन उसे खामोश करा दी है कि इस बात का जिक्र तुम किसी से मत करना। अगर परम वंशों को पता चला कि अट्रीडिस को खत्म करने के पीछे उनका हाथ है तो तुम्हारे पिता सिंहासन खो देंगे। हमारे पास योजना होती है। पॉल अट्रीडिस हमारी आखिरी उम्मीद नहीं थी। बैरन का छोटा भतीजा फैद रोदा हारकुनेन अराकस का वारिस बनेगा। शायद वो आखिरी कड़ी हो सकती है। ये सुनते ही एरोलिन पूछती है कि फैद रोदा वो पागल सन की, जिस पर हेलन का जवाब होता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यही मायने रखता है कि क्या हम उस पर काबू पा सकते हैं या नहीं। ये सब जानकर तो यही लगता है कि बेने जेसेरेट ही साम्राज्य को कंट्रोल कर रही है और बाकी सब इनके मोहरे है। अब हमें फैद रोदा यानी रबान हारकुनेन का छोटा भाई दिखाया जाता है
जो कि एक वहशी दरिंदा था और इंसानी मांस खाने वाला। आज उसके जन्मदिन के मौके पर मौत का एक खेल रखा गया था जिसमें वो बचे हुए अटरीडीज थे जिन्हें कैद कर लिया गया था। उनमें से 2 को नशा दिया गया ताकि वो जल्दी हार जाए, मगर उस डॉक्टर को नशा नहीं दिया जाता। ये ड्यूक परिवार का डॉक्टर था और हमले में इसी ने मदद की थी। खैर, मुकाबले के दौरान फेदरोता उन 2 अटरीडीज को तो काफी आसानी से मार देता है, मगर तीसरा उसके टक्कर का था। बैरन को भी पता था कि इसमें उसकी जान जा सकती है, मगर वो लड़ाई को नहीं रोकता। इस लड़ाई को देखने के लिए बेने जेसेरेट भी आई थी, जिनकी नजर फेदरोता पर थी। फेदरोता अपना कवच भी उतार देता है और लड़ाई जीत जाता है। बाद में वो मिलता है अपने चाचा यानी बैरन से, जो उसे अराकस देने की बात कर रहा था कि तुम्हारा भाई नाकाम रहा, उसे पद से हटा दिया जाएगा। अटरीडीज को मिटाने में सम्राट का भी हाथ था और जब परम वंशों को इस बात का पता चलेगा, सम्राट को हटा दिया जाएगा और तब सिंहासन पर तुम बैठोगे। उसी रात जश्न के बाद बेने जेसेरेट में एक औरत फेदरोता को अपने जाल में फंसा लेती है और दोनों इंटीमेट होते हैं, क्योंकि बेने जेसेरेट को हारकुनेन में से एक वारिस चाहिए था। ये बेने जेसेरेट वाले सिस्टरहुड काफी चालाकी से सब करते हैं। वहां अराकस पर दिखाया जाता है कि कुछ दिन बाद स्पाइस इकट्ठा करने वाले लोग अपने हार्वेस्टर्स को एक जगह लाते हैं। ये हारकुनेन नहीं थे, आम लोग थे। तभी उन पर हमला होता है, मगर असल में ये लोग गर्नी के थे। वो भी उस हमले में बच गया था और अब अकेले ही गैर कानूनी तरीके से स्पाइस को इकट्ठा कर रहा था। पॉल उससे मिलकर बहुत खुश था। ये जानकर गर्नी को भी हैरानी होती है कि असल में पॉल ही मुअद्दिब है, वो मसीहा। पॉल भी बदला लेना चाहता था और गर्नी भी। गर्नी के पास एक राज था। हर परमवंश के पास परमाणु बमों का एक खुफिया गोदाम होता है और अटरीडीज का एक गोदाम यहाँ अराकस पर भी था, पहाड़ों में, ऐसी खुली जगह पर जहाँ किसी का भी उस पर ध्यान ना जाए। इनके पास इतने हथियार थे कि ये पूरे ग्रह को नष्ट करने के लिए काफी थे और इन्हें तो बस हारकुनेन से लड़ना था। और हथियार पाने के बाद अब उन्हें हराना मुमकिन लग रहा था। वहां दक्षिण में जेसिका लिसन अल गईब के किस्से फैला रही थी। वहां के एक मंदिर में इन बड़े बड़े कीड़ों के बच्चे रखे जाते। असल में ये खून वहीं से मिलता इन्हें। जेसिका वहां के रखवाले से कहती है कि जब मेरा बेटा यहाँ आ जाए तो उसे भी ये खून पिला देना। हालांकि ये खून कोई मर्द नहीं पी सकता, वो मर जाता है, मगर जेसिका को विश्वास था। अब जैसे ही फेदरोता अराकस पर कदम रखता है, वो फ्रेमेन के ठिकानों पर कहर डाल देता है और उसके इस बेरहम हमले में कई फ्रेमेन जाने चली जाती है। उत्तर में छुपे फ्रेमेन, जिनमें पॉल भी शामिल था, वो मजबूर हो जाते हैं दक्षिण जाने पर। उन बड़े बड़े कीड़ों की सवारी करके वो खतरनाक तूफानों को पार करके दक्षिण में अपने ठिकाने पर पहुंच गए, जहां जेसिका के कहने पर वहां उस मंदिर में एक औरत पॉल को वो जहर पिलाती है। ऐसा करते ही वो होश में नहीं रहता। सभी को डर था कि वो मर जाएगा। जानी बहुत गुस्सा थी जेसिका की इस हरकत पर, मगर अपने आंसू पिलाने से पॉल वापस से जिंदा हो जाता है और सभी लोग ये चमत्कार देख लेते हैं। अगर दक्षिण वाले अभी तक मसीहा को नहीं मान रहे थे, अब वो मानने लगे। अब जबकि सभी फ्रेमेन एकजुट हो गए, इसलिए पॉल अटरीडीज जंग का ऐलान करता है। इससे या तो अराकस के लोग पूरी तरह से मिट जाएंगे या वो अपने ग्रह को वापस ले लेंगे। पॉल सबके सामने आता है, एक भाषण देता है। जो लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, वो उन्हें उनके गहरे राज बता देता है, इसलिए सभी उसके सामने झुक गए। लाखों फ्रेमेन अब युद्ध के लिए तैयार थे। वो सम्राट को एक संदेश भेज देते हैं। जब उन्हें पता चला कि पॉल अटरीडीज जिंदा है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, खासकर हारकुनेन पर। पॉल ने सम्राट को ही चुनौती दी थी और अगले दिन वो खुद अराकस पर आए, जहां बैरन और उसके भतीजों को उसके सामने पेश किया जाता है। सम्राट निराश थे, खासकर जब उसे पॉल की वो चुनौती भरा संदेश मिला। बैरन के हिसाब से दक्षिण गैर आबाद इलाका है, मगर ऐसा नहीं था। जो मशीनें उसे चलने में मदद करती। सम्राट का एक सैनिक उसे काट देता है। पॉल, गर्नी और बाकी फ्रेमेन की यही रणनीति थी। हालांकि सम्राट अपने साथ हजारों की सेना ले आया था। पॉल के आदेश पर किले से कुछ दूरी पर बॉम्ब फेंक दिए जाते हैं, जिससे उनकी सेना में भगदड़ मच गई और फिर पॉल की अगुवाई में वो सभी फ्रेमेन हमला कर देते हैं। ये घातक हमला था। थोड़ी ही देर में पॉल और उसके लोग किले को हथिया लेते हैं। सम्राट, उसकी बेटी और जितने भी हारकुनेन थे उन्हें बंदी बना लिया जाता है। सबसे पहले तो पॉल अपने पिता ड्यूक का बदला लेता है, बैरन को वहीं मारकर। और जब रबान जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था तो गर्नी उसे रोक लेता है और तुरंत ही उसे खत्म कर देता है। इस हमले से पहले बैरन ने परम वंशों को संदेश भेज दिया था कि उनका भविष्य खतरे में है और अराकस पर जंग छिड़ चुकी है। पॉल और उसके लोग अराकस पर कब्जा तो कर लेते हैं, मगर अब उन्हें इससे भी बड़ी सेना का सामना करना होगा। पॉल आदेश देता है कि उन्हें संदेश भेज दो, अगर उन्होंने हमला किया तो हम इस ग्रह को परमाणु बमों से उड़ा देंगे। सम्राट गुस्सा करता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वो तुम्हें मारने आ रहे हैं। पॉल गुस्सा करता है कि क्या पता वो मेरी बात सुनने आए हो, जो आपने किया
तुमने मेरे परिवार का कत्ल करवाया, मुझे तुम्हारी बेटी का हाथ मंजूर है, मैं सम्राट बनूंगा। इसी के साथ पॉल उसे लड़ने की चुनौती देता है। सम्राट की जगह फैद रोता लड़ता है। दोनों में काफी जबरदस्त लड़ाई हुई, मगर अंत में पॉल उसे मार देता है। ये देखकर वहां के सभी लोग उसे लिसन अल गईब पुकारने लगे। अब पॉल सम्राट के सामने जाता है, वो उसे मार देता, मगर उसकी बेटी शादी के लिए तैयार थी और सम्राट पॉल की अंगूठी चूमता है। ये सुनकर के पॉल एरोलिन से शादी करने वाला है। चानी वहां से गुस्से में चली गई। वो जंगी जहाज इस ग्रह के करीब आ चुके थे। वो पॉल की बात नहीं मान रहे थे, इसलिए फ्रेमन की सेना उनसे लड़ने युद्ध पर निकल जाती है, हारकुनेन के जहाज लिए। यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। आगे क्या होने वाला है ये हमें इसके तीसरे पार्ट में पता चलेगा, जो कि किस साल रिलीज होगा कुछ कह नहीं सकते। उम्मीद करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।